हेलो दोस्तों, स्टडी टूअर्ड चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ में आज क्लास 22 है। आज हम निम्न जाति से संबंधित आंदोलन, उनके पुनरुत्थान के लिए जो आंदोलन उनको पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए किए गए आंदोलनों को। शुरू करते हैं सत्यशोधक समाज से। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने बम्बई में की 24 सितंबर 1873 को। यह प्रश्न पूछा जाता है, याद कर लीजिए। जो ज्योतिबा फुले थे वह स्वयं निम्न जाति से थे, माली थे वो जाति से। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर उच्च जातियों का विरोध किया। ठीक है, इस कार्य के लिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। इस आंदोलन का प्रतीक उन्होंने राजा बाली को बनाया, जो ब्राह्मणों के आराध्य श्री राम के विरोधी थे। उन्होंने अनेक जगहों पर विधवा पुनर्विवाह संस्था, बालिका विद्यालय भी खोले। ज्योतिबा फुले ने जो पुरोहित वर्ग था उसको समाज का शोषक वर्ग कहा। उनसे मुक्ति के लिए शिक्षा और संगठन पर बल भी दिया उन्होंने। इनकी दो पुस्तक प्रमुख हैं, एक है गुलामगिरी, दूसरी सार्वजनिक सत्य धर्म। चलते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता भी कहलाते हैं, आप जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महारकुल महू में हुआ था। इन्होंने भारत में अपने आंदोलनों द्वारा दलितों को संगठित किया। इनका उद्देश्य था कि निम्न जाति के व्यक्ति भी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग होकर उनका प्रयोग करें तथा समाज में उनको भी एक सम्मानित स्थान प्राप्त हो। उन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा जो गांधी जी का हरिजन कल्याण कार्यक्रम था उसको महज एक दिखावा कहा, उसको चुनौती दी। इन्होंने कांग्रेस का भी विरोध किया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जाति धर्म विरोधी कार्यों में ये अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। इन्हें लगता था कि अंग्रेज कांग्रेस और गांधी जी से ज़्यादा निम्न जाति को उठाने के लिए कार्य कर रही है। इन्होंने 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इन सबको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर 1924 में बम्बई में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। साथ ही 1927 में इन्होंने एक मराठी मासिक पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत। और इस पत्रिका के संपादन हेतु भीमराव अम्बेडकर को छत्रपति साहू जी महाराज ने प्रेरित किया था, याद रखिएगा। 1927 में सामाजिक समानता प्राप्त करने हेतु एक समाज समता संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी तथा अछूतों के सार्वजनिक अधिकार जैसे कुएं में पानी भरना, तालाब से पानी भरना के लिए इन्होंने एक महार सत्याग्रह भी प्रारंभ किया था। ठीक है, ये मजदूर वर्ग से भी संबंधित था। उसके बाद 1930 में इन्होंने जो नासिक का एक मंदिर था, काला राम मंदिर, वहाँ पे अछूतों को प्रवेश करना मना था। इसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह भी शुरू किया था। अंबेडकर ने दलित उद्धार आंदोलनों से दलितों को थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा पाए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये रूढ़िवादिता हमारे दिमाग में भरी हुई थी। ब्राह्मणवादी जो पुरातन व्यवस्था थी उसको तोड़ना उस समय बहुत मुश्किल था और ये उसको नहीं तोड़ पाए। अतः वो इससे काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं जाति व्यवस्था से, और वो कहते हैं कि आपके पास अब अपने धर्म को छोड़ने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, शायद इसीलिए बहुत से दलितों ने उस समय बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इन्होंने खुद भी 1942 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और ये बौद्ध बन गए थे, याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं नारायण गुरु और टी.के. माधवन, एन. कुमारन। ठीक है, स्थापना कब या ये शुरू कब हुआ था सत्याग्रह? तो ये हुआ था 30 मार्च 1924 को केरल के त्रावणकोर रियासत के वाइकोम ग्राम में। केरल का जो निम्न वर्ग छुआछूत, अन्य धार्मिक असमानताओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। इनके जो प्रमुख नेता थे नारायण गुरु, माधवन, इन लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। इस घटना की शुरुआत कहाँ से होती? जो वाइकोम का मंदिर है, जहाँ मंदिर के चारों तरफ सड़क थी, उस सड़क तक अछूतों को चलना वर्जित था। उस सड़क से भी अछूत नहीं गुजर सकते थे, मंदिर में जाना तो बहुत दूर की बात है। अतः 30 मार्च 1924 को केरल कांग्रेस पार्टी ने इस नियम की अवहेलना करते हुए हरिजनों को
मंदिर में प्रवेश करा दिया, जिसका कई सवर्ण संस्थानों जैसे केरल हिंदू सभा ने स्वागत भी किया। इस घटना के बाद वायुकोम सत्याग्रह लगभग पूरे देश में फैल जाता है। अनेक प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। पंजाब में जाट, मदुरई के निवासी ने इस आंदोलन के माध्यम से अपने जो समान अधिकार की मांग की। नंबूदरी ब्राह्मणों के सबसे बड़े संगठन योगक्षेम सभा ने भी अछूतों का मंदिर में प्रवेश करने की वकालत की। मार्च 1925 में गांधी जी ने केरल की यात्रा करी, त्रावणकोर गए। त्रावणकोर की महारानी से उन्होंने बातचीत की और जो वहाँ की सड़कें थी उनको अछूतों के लिए भी खुलवा दिया, लेकिन केवल सड़कें ही खुलवा पाए, मंदिर अभी भी अछूतों के लिए पूजा अर्चना करने के लिए बंद थे। ठीक है, अभी भी उन्हें अनुमति नहीं मिली थी कि वह मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर सकें, लेकिन हाँ, मंदिर के आसपास की जो सड़कें थी वह वहाँ से अब गुजर सकते थे। अगला है गुरेवायूर सत्याग्रह 1931। 1931 में जब गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं तो केरल में मंदिर में प्रवेश का फिर से प्रश्न उठता है। तो इस समय एक के कलप्पन और वी सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू गुरुवायूर नामक स्थान पर मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह को प्रारंभ करते हैं, परंतु ये लोग मंदिरों में प्रवेश कराने में असफल रहते हैं। तो केरल में ये बहुत ज़्यादा था कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। हमने अभी पिछले आंदोलन में भी पढ़ा, जो वायुकोम मंदिर से रिलेटेड था, ये दूसरा वहीं का मंदिर है, गुरुवायूर केरल का ही। ठीक है, यहाँ पर भी निम्न जाति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो क्या होता, जब ये के कलप्पन और वी सुब्रमण्यम असफल रहते हैं तो 1932 को मंदिर प्रवेश के मुद्दे को लेकर के कलप्पन आमरण अनशन शुरू करते हैं। तब गांधी जी इस आश्वासन पे कि वे स्वयं दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष करेंगे, ठीक है, और के कलप्पन से उनका यह बात कहते हुए उनका अनशन खत्म करवाते हैं। 1936 में त्रावणकोर के एक महाराजा होते हैं, वो एक राजज्ञा जारी करते हैं और जो सरकारी नियंत्रित मंदिर थे वह सभी जातियों के लिए खोल दिया जाता है। अतः यह जो सत्याग्रह था यह अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी और इनके दलितों के लिए किए गए आंदोलन। गांधी जी अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को पाप समझते थे। उनका विचार था कि मानव द्वारा यह मानव के लिए एक विष के समान है जो हिंदूवाद की जड़ों को नष्ट कर रहा है। जब वो अफ्रीका से लौट के आते हैं, भारत की राजनीति में जब उनका पदार्पण होता है तो जो निम्न जातियां थीं उनके आंदोलनों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। स्वयं गांधी ने हिंदू समाज की इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए। ठीक है, 1931 का जो कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस के मंच से इन्होंने दलितों के लिए सड़क, कुएं, तालाब, विद्यालय के उपयोग के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। 20 सितंबर 1932 को जो दलितों के लिए अंग्रेज पृथक निर्वाचक मंडल लेके आए थे, उसका नाम पूना पैक्ट है, उसको इन्होंने समाप्त कराया, क्योंकि इनका कहना था दलित कोई अलग लोग नहीं है, हिंदू धर्म के ही सेक्ट हैं, तो आप इनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल अगर लेके आएंगे तो आप फूट डाल रहे हैं, विभेद कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए बड़ा विरोध किया था। 1932 में इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दूसरा, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की इन्होंने बम्बई में स्थापना की। अभी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन किसकी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, भीमराव अम्बेडकर जी की है। यह एसोसिएशन है, यह किसकी है, महात्मा गांधी की है। बम्बई में खोला था इन्होंने 1932 में ही, और इसी समय इन्होंने एक और हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी। गांधी जी ने 1933 से अगस्त 34 तक लगभग 12,500 मील की हरिजन यात्रा भी की थी, जिसका उद्देश्य था मानवता पर ये कलंक रूपी छुआछूत को मिटाना। महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित जो हरिजन सेवक संघ है, जिसके बारे में भी हमने बात की, 1932 का कार्यभार कौन देखता था, घनश्याम दास बिरला देखते थे, जिन्हें गांधी जी का दूसरा पुत्र भी कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात एक जरूर याद रखिएगा जो इसमें मैंने मेंशन नहीं की है, 1933 से अगस्त 1934 तक हरिजन यात्रा गांधी जी ने निकाली थी। लगभग यह 12,500 मील की यात्रा थी। इसका उद्देश्य था मानवता पर कलंक रूपी छुआछूत को मिटाना। उसके बाद चलते हैं स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ते हैं।
सबसे बड़ी कुप्रथा अगर उस समय कोई थी तो वह थी सती प्रथा। ये प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। अगर आप इसका प्राचीन काल का इतिहास देखें तो सबसे पहले इसका जो साक्ष्य मिलता है, अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, वह 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है, जो गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा है का अभिलेख है। इसमें भानुगुप्त के इस अभिलेख में लिखा हुआ कि सेनापति गोपराज थे, उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध काल में। तो उनकी पत्नी स्वयं अपनी खुशी से सती हो जाती है, लेकिन उसके बाद यह कुप्रथा चल पड़ती है। इसको रोकने के कई प्रयत्न किए। कश्मीर के शासक सिकंदर थे, इन्होंने 15वीं शताब्दी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया। फिर सल्तनत काल में अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसको प्रतिबंध करने का प्रयास किया। फिर मुगल काल में अकबर ने, जहांगीर ने भी इसको रोकने के आदेश दिए। और अगर हम बोलें यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है तब पुर्तगाली शासक अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, गवर्नर थे ये। इन्होंने अपनी क्षेत्र गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। उसके बाद सबसे प्रभावशाली अगर हम बोलें जो इफेक्टिव रहा वह लॉर्ड विलियम बेंटिक का प्रयास रहा। ये रेगुलेशन 17 लेके आए थे 1829 में। इन्होंने सती प्रथा को बंद करने का आदेश दिया। पहले यह आदेश केवल किसके लिए था? बंगाल प्रांत में लागू हुआ, परंतु 1930 में इसे सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों में लागू कर दिया गया। इस नियम को लागू करवाने के लिए का अगर श्रेय दें तो राजा राम मोहन राय को हम दे सकते हैं। वो लगातार इस प्रयत्न में लगे रहे। इन्होंने अपनी संवाद कौमुदी के माध्यम से, ठीक है, सामाजिक बुराई का घोर विरोध किया। लेकिन उस समय एक व्यक्ति थे जो सरकार का जब यह अधिनियम पारित होता है, रेगुलेशन 17 1829, इस नियम पारित होने का विरोध करते हैं एक व्यक्ति राधाकांत देव, ठीक है। इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की 1830 में, धर्म सभा की, और इन्होंने स्थापना कर मैसेज दिया कि सती प्रथा सही है। सती प्रथा का इन्होंने इस संस्था के द्वारा समर्थन किया। तो याद रखिएगा राधाकांत देव, ठीक है, ये क्या थे? सती प्रथा के समर्थक व्यक्ति थे। बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी के कर्वे को जाता है। राजा राम मोहन राय ने भी इसको अपनी ब्रह्म समाज के द्वारा एक प्रमुख मुद्दा बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन लोकप्रिय प्रयत्न किसने किए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी के कर्वे ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध बंगाली व्यक्ति थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, समाज सुधारक थे। ये मूलतः शिक्षा शास्त्री और अध्यापक थे। कलकत्ता से के संस्कृत कॉलेज में ये प्रचार के पद पर थे, ठीक है, और उन्होंने ये शिक्षा का जो द्वार था वो सबके लिए खोल दिया था। विद्यासागर 1855 में एक हस्ताक्षर करवाते हैं लगभग 984 लोगों से। वैसा प्रार्थना पत्र लेकर ये अंग्रेज़ों के पास जाते हैं तथा उन पर जोर लगाते हैं कि आप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाइए, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से, इनके महान प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित कर दिया जाता है। लेकिन इस समय यह लागू नहीं हो पाता है। इसको स्वतंत्र रूप से लागू कराने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। याद रखिएगा, ये 1856 जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो पारित हो जाता है किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय, लेकिन स्वतंत्र रूप से लागू कराने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। इस कानून को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पारित तो करवा लिया, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा कि उन्हें अपनी ही जाति से बाहर कर दिया गया, जाति से बहिष्कृत कर दिए गए और उनकी समाज में बड़ी निंदा हुई। लेकिन ये डटे रहे। इन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही कराया था। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बेताल पंचविंशति। दूसरी इनकी पुस्तक है जो संस्कृत व्याकरण पर आधारित है, उपकार मानिका। इन्होंने शकुंतला का भी बंगला भाषा में अनुवाद किया था। उसके बाद बात करते हैं डी के कर्वे, धोंदू केशव कर्वे। इन्होंने पूरा जीवन विधवाओं के उत्थान में लगा दिया। एक बार ये जापान जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे तो स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान ही विद्यालयों में जाती हैं, पढ़ती हैं। इसीलिए 1916 में जब वहाँ से लौट के आते हैं तो ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं बम्बई में, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने ये अगर बोले तो एक महान समाज सुधारक थे। फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। इन्हें अन्ना साहब महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन, जैसे मैंने बताया, विधवा
विधवा पुनर्विवाह पे समर्पित कर दिया। इन्होंने स्वयं भी एक विधवा महिला से शादी की थी। इनके द्वारा जो कार्य किए गए वो देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, 1916 में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में की। 1893 में विधवा विवाह मंडली की स्थापना की, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, 1899 में पूना में विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला था। साथ ही 1895 में इन्होंने विधवा प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। ये विधवा प्रतिबंध निवारक मंडली क्या कार्य करती थी? जो विधवा स्त्रियां हो जाती थी उनके ऊपर जो प्रतिबंध आरोपित किए जाते थे उनसे निवारण करवाने का प्रयत्न करती थी, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें 1955 में इनके कामों के लिए पद्म विभूषण से नवाजा। साथ ही उसके 3 वर्ष बाद इन्हें भारत रत्न भी दिया। अगले व्यक्ति हैं विष्णु शास्त्री पंडित। ये भी विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक रहे हैं। इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन अर्थात विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। याद रखिएगा, विष्णु शास्त्री पंडित, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। अब बात करते हैं बाल विवाह की। एक ये सामाजिक बुराई थी। प्रारंभ से आप जानते हैं भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ, समय समय पर आक्रमण होते रहे, तो भारतीय समाज में लोगों ने अपनी इज्जत मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए बाल विवाह को प्रमोट किया। परंतु ये धीरे धीरे जो मजबूरी थी यह एक कुप्रथा में कब ट्रांसफ़र हो गई, कब यह भारतीय समाज में प्रचलित हो गई, इसका पता नहीं चला। इसका तीव्र विरोध आधुनिक काल के समाज सुधारकों ने किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बड़े इसके लिए प्रयत्न किए। उनके प्रयत्नों से ही 1860 में लड़की की जो न्यूनतम विवाह आयु थी उसको 10 वर्ष कर दिया गया। ये लगातार अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र भेजते रहे। अंग्रेजी सरकार ने इसीलिए बाल विवाह को अपराध घोषित किया और पहला अधिनियम पारित किया। कौन सा? नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित हो गया। लड़कों की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इसी एक्ट के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, याद रखिएगा। परंतु यह कानून पूर्णतया प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाया। उसके बाद अगला कानून आता है सम्मति आयु अधिनियम 1892। इसमें अगर हम बोलें श्रेय किसको जाता है तो एक समाज सुधारक थे, पारसी व्यक्ति थे, BM मालाबारी। उनके प्रयत्नों से यह पारित हुआ था। इसमें क्या था? 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विवाह पर रोक लगा दी गई, ठीक है। उसके बाद आता है, ये इसका नहीं है, इसमें 12 वर्ष से छोटे कोई भी लड़का लड़की किसी की भी शादी को अवैध घोषित कर दिया गया, विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शारदा एक्ट, इसका ईयर भी पूछा था, 1829 में आया था। इसको बिल्कुल रट लीजिए। ये अधिनियम अजमेर के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे डॉक्टर हर्ष विलास शारदा, उन्हीं के नाम पे इसको शारदा एक्ट बोलते हैं। इन्हीं के प्रयत्नों से यह पारित हुआ था। इस एक्ट में 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगा दी गई। ऐसे विवाह को, जो इससे कम उम्र के विवाह अगर होते हैं तो उनको अवैध घोषित कर दिया गया। तो शारदा एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इसका ईयर पूछ लेते हैं, 1929 में यह पारित हुआ था। साथ में उम्र पूछ लेते हैं, तो लड़के की उम्र 18 वर्ष थी और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष थी। उसके बाद हमने कुछ 2-4 चीज़ें और मेंशन की हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट है। बाल हत्या के लिए कौन कानून लेके आया था? गवर्नर जनरल जॉन सोर, याद कर लीजिए। दूसरा है नरबली प्रथा। इसको रोकने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपबेल को नियुक्त किया था, इसलिए श्रेय जाता है कैंपबेल को। लॉर्ड हार्डिंग भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है ठगी प्रथा, कर्नल स्लीमैन, ठीक है। इन्होंने 1831-37 के बीच में जो ठगी प्रथा थी उसको पूर्णतः सफाई किया। इसका श्रेय किसको जाता है? स्लीमैन को। अगला है दास प्रथा, एलन बरो। 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो ने भारत सरकार अधिनियम की 5वीं धारा के अनुसार दास प्रथा को अवैध घोषित करके उसको समाप्त कर दिया। लेकिन इसके पहले अगर हम बोलें तो 1789 में दास प्रथा पर, जो दास प्रथा थी, दासों का जो व्यापार होता था उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास लॉर्ड कार्नवालिस ने भी किया था। लेकिन सफल प्रयास किसने किया? एलन बरो ने 1843 में। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और ये जितना भी मैंने आज के सेशन में लिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर नोट कर लें।
ये परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।